एकदम कंप्लीट न्यू टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कैपेसिटर। कैपेसिटर जनरली नोन एज कंडेंसर। सुन पा रहे हैं सब लोग? कैपेसिटर और कंडेंसर दोनों एक ही चीज़ है। आपने फैन वगैरह में यूज करा है कंडेंसर का, सुना होगा ना कि फैन में कंडेंसर खराब हो गया, कंडेंसर चेंज करना पड़ेगा, सुना है? ठीक है। तो कैपेसिटर या कंडेंसर दोनों एक तरह की ही चीज़ें होती है, जिसका मेनली काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करना। नहीं, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है और उसे सप्लाई करती है। जैसा काम बैटरी करता है, बैटरी या इन्वर्टर जैसा काम करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पहले स्टोर करती है, फिर बाद में उसे जब जरूरत पड़े तो सप्लाई करती है। ठीक है। अब आप बोलोगे सर कैपेसिटर, ये काम तो हमारा बैटरी भी करता था। ये काम हमारे पास ऑलरेडी एक डिवाइस था जिसका नाम था बैटरी। ये काम हमारे लिए तो बैटरी भी कर रहा है। नहीं, क्या बैटरी करता है? बैटरी ऑल्सो स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी ऑल्सो स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती ही है एंड सप्लाई इट, ये भी इसे सप्लाई करती है व्हेन इट इज नीडेड, इट इज रिक्वायर्ड, जब इसकी जरूरत पड़ती है। तो बैटरी भी तो यही काम करता है। तो क्यों हम लोग अलग से डिवाइस बना रहे हैं? देखो, सिंपल सी बात है, आपको ये पता होना चाहिए कि कभी कभी आपने घड़ी वगैरह देखा है, घड़ी में जो सेल बैटरी लगती है, सेल वाली छोटी सी, नहीं, कितनी कम वोल्टेज की होती है और लेकिन काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि बैटरी एनर्जी सप्लाई तो करती है, लेकिन सप्लाई करने का जो रेट होता है वो काफ़ी स्लो होता है। फिर से समझिए बात को, क्या कह रहे हैं हम? बैटरी एनर्जी सप्लाई तो करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करती है, लेकिन सप्लाई करने का क्या होता है, रेट बहुत स्लो होता है। नहीं, बैटरी एनर्जी तो सप्लाई करती है। हाँ बोलो। ये बात क्लियर है कि कैपेसिटर एक जनरल ऐसा डिवाइस होता है जो जनरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है, जैसा आपका बिल्कुल इन्वर्टर करता है, और जब जरूरत पड़ती है तो वो उसे सप्लाई करती है। तो आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि सर ये डिवाइस तो हमारे पास पहले से मौजूद है, कौन सा? बैटरी के फॉर्म में। कि बैटरी का भी सेम फंक्शन होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करती है, नहीं, और जब जरूरत पड़ती है बैटरी, कौन सा? इन्वर्टर वाला बैटरी यूज किया है ना आपने। इन्वर्टर वाला बैटरी क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं और उसके बाद जब जरूरत पड़ती है स्विच ऑन करते हैं, फिर वो पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करती है। लेकिन है क्या, आप ये देखो कि बट रेट ऑफ सप्लाई, इसके सप्लाई करने का जो रेट होता है वो काफ़ी स्लो होता है हर केस में। देखो जरा एग्जाम्पल, तुम्हें घड़ी में जो सेल लगते हैं, चलो इस बैटरी का तो छोड़ो, घड़ी में जो सेल लगते हैं, नहीं, जैसे एग्जाम्पल इन केस ऑफ हैंड वॉच या वॉच में देखो, इन वॉच घड़ी में, नहीं, 1.5 वोल्ट का आप सेल लगाते हो, कितना लंबा टाइम तक, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना तक चलता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इसके एनर्जी सप्लाई करने का रेट बहुत स्लो होता है। ये बहुत एनर्जी उतनी ही सप्लाई करती है लेकिन काफ़ी स्लो रेट से। तो सर इससे क्या हुआ कि भाई, इससे ये हुआ कि हमारे पास जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हमारे पास होते हैं, सबको स्टार्ट होने के लिए ना, ध्यान दीजिएगा, सबको एकदम इग्नाइट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए सडन अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में आपको एनर्जी चाहिए होती थी, लार्ज अमाउंट में करंट चाहिए होता है। आपने गौर किया होगा, नहीं तो करना जा रहा सा, आप एक डिवाइस ले लो, चलो फैन ले लो, इलेक्ट्रिकल फैन ले लो, उसको एमीटर से कनेक्ट कर लो, ठीक है। आप जब उसे एमीटर से कनेक्ट करेंगे और जैसे ही स्विच ऑन करोगे, एमीटर का रीडिंग जो होगा एकदम खटाक सा काफ़ी हाई हो जाएगा, और फिर जैसे वो वर्किंग में आ जाएगा तो फिर थोड़ा एक मिनिमम वैल्यू पे आके वो रुक जाएगा। जैसे ही स्विच ऑन हुआ, स्विच ऑन होने के जस्ट बाद करंट का रीडिंग काफ़ी बढ़ गया होगा। अब होता क्या है कि ये बात समझ में आ गई कि बैटरी एनर्जी तो सप्लाई करती है, लेकिन सप्लाई करने का रेट इसका क्या होता है, काफ़ी
स्लो होता है। अब होता है क्या, अगली बात कि मेनी टाइम्स, कभी कभी, इन मेनी टाइम्स वी नीड लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट वंस। अब है, ध्यान से समझो ये बात, जब भी हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है ना, वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस को काम करने के लिए, जस्ट इग्नाइट होने के लिए लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है। मतलब आप लार्ज अमाउंट में करंट समझ लीजिए, लार्ज अमाउंट में करंट चाहिए। जैसे आप गौर से देखो, आपके पास जो फ़ोन है उस फ़ोन में फ्लैश काम करता है, और फ्लैश कितना तगड़ा लाइट इमिट करती है उस, और ये कुछ इंस्टेंट तक ही होता है। जैसे कैमरा फ्लैश होता है ना, कैमरा फ्लैश मोबाइल का छोड़ो, आप इसमें आ जाओ, जो कैमरा आता है, नहीं आता है ना छोटा छोटा कैमरे सब, उस कैमरा में जैसे ही 2 सेल की बैटरी लगती है 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट की, देखा होगा आपने कैमरा, उसको जब आप स्विच ऑन करते हो, क्लिक करते हो, तो एक बड़ा सा लार्ज अमाउंट में फ्लैश निकलता है। अब तुम ही सोचो, वो 1.5 वोल्ट की बैटरी जो कि वहाँ पे कैसी कनेक्टेड होती है, सीरीज में कि पैरेलल में, सीरीज में कि पैरेलल में कनेक्टेड होती है, सीरीज में कनेक्टेड होती है। 1.5 वोल्ट का मतलब हो गया 3 वोल्ट की बैटरी उस पे काम करती है। तो 3 वोल्ट की बैटरी से कितना लार्ज अमाउंट में एनर्जी इमिट, मतलब लार्ज अमाउंट में लाइट इमिट हो रहा है। आपको क्या लग रहा होगा, क्या वो उस बैटरी का कमाल है? नहीं, उस बैटरी का वो कमाल नहीं है, वो कमाल होता है कंडेंसर का। वो बैटरी नहीं कर पाता है इतना लार्ज अमाउंट में। बैटरी की कैपेसिटी, जैसे मान लीजिए 3 वोल्ट की बैटरी है, ज़्यादा ज़्यादा वो कितना करंट दे पाएगा? मुश्किल से हमें लगता है 1 या 2 एम्पेयर का, उससे भी कम एम्पेयर सप्लाई कर पाएगा करंट। लेकिन पता है वो उस फ्लैश को काम करने के लिए, जो कैमरा फ्लैश होता है उसको वर्क करने के लिए कम से कम 25 एम्पेयर चाहिए होती है बैटरी। 25 एम्पेयर समझते हैं? आपने 25 एम्पेयर कभी देखा भी नहीं होगा एक साथ। घर में जो आता है जनरली वो 5 एम्पेयर का होता है। आपके जो हाउस होल्ड वायरिंग होता है ना, उसमें जो करंट बोर्ड में आ रहा होता है वो 5 एम्पेयर का होता है। और मीटर के पास आप देखोगे वो मैक्सिमम वहाँ पे लोड 10 से 15 एम्पेयर तक का ही वो लोड ले सकता है। 10 से 15 के बीच वो लोड लेता है। हीटर वगैरह होता है तो हीटर की कैपेसिटी है करंट को लेने की 10 से 15 एम्पेयर तक की। आप ये सोचिए, सिर्फ कैमरा फ्लैश को वर्क करने के लिए लगभग 25 एम्पेयर तक का करंट चाहिए होता है। ये कैसे संभव हो पा रहा होगा? ये संभव हो पा रहा होगा कंडेंसर के हेल्प से। यही फैन की बात करें, ये फैन भी वही 25 एम्पेयर, मतलब जनरल जो हाउस होल्ड डिवाइसेस होते हैं ना, उसको इग्नाइट होने के लिए, स्टार्ट होने के लिए, जस्ट स्टार्ट होने के लिए बहुत लार्ज अमाउंट में करंट चाहिए होता है। एक बड़ा सा तगड़ा सा स्पार्क चाहिए होता है, उसको बहुत ही हैवी स्पार्क चाहिए होता है। वो स्पार्क कौन क्रिएट करता होगा? वो तो क्रिएट नहीं कर सकता है, ये तो 5 एम्पेयर का करंट देगा ना बाबू। ये स्विच जो आप ऑन करोगे हाउस होल्ड डिवाइसेस का, ये फैन को, तो जो फैन का जो प्रॉपर वर्किंग करंट है वो 5 एम्पेयर है, लेकिन उसे जस्ट स्टार्ट होने के लिए 25 एम्पेयर चाहिए, जो किसे देगा क्या? ये तो 5 एम्पेयर सप्लाई कर देगा। तो इसका मतलब उसके अंदर एक ऐसा डिवाइस हमको लगाना पड़ेगा जो ये काम करेगा। आई बात समझ में? तो वो काम करता है कौन? मेनी टाइम्स वी नीड लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट वंस। जैसे एग्जाम्पल के लिए अ कैमरा फ्लैश, a camera flash requires about 25 एम्पेयर करंट। कितना चाहिए? ये लगभग, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, वेरी लार्ज, ये काफ़ी ज़्यादा होता है। टू प्रोड्यूस ह्यूज फ्लैश ऑफ लाइट, या कह सकते हैं ब्रस्ट ऑफ लाइट। अब बताइए, ये काम बैटरी कर सकता है क्या? ये काम बैटरी करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो इस परेशानी से बचने के लिए
ताकि ये इसे सडन अमाउंट में नहीं, सडन करंट प्रोवाइड करे। ये सडन करंट जो एक्स्ट्रा सडन करंट है वो कौन देगा? ये देता है आपका कंडेंसर। यही काम कौन करता है? कंडेंसर करता है। छोटा सा जनरल मैकेनिज्म यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं। आपको हम फ्रिक्शन जब पढ़ा रहे थे वहाँ पे एक बात आपको बताए थे, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट है नहीं, उसे जस्ट स्टार्ट करने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स चाहिए होता है, और उसी बॉडी को मूव करवाते रहने के लिए, जैसे आपको एक टेबल है, वो टेबल को खिसकाना है, तो जब तक टेबल खिसक न जाए अपने पोजीशन से तब तक आपको ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही टेबल खिसक गया और खिसकाते हुए रहने में आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है। ये चीज़ें नेचुरल है, हमने आपको समझाया भी था, दिखा भी दिया था। यही काम यहाँ पे होता है। सेम ये समझ लीजिए, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फैन की, तो फैन पहले रुकी हुई होती है, मतलब उसके जो एक्सिल होते हैं और सब सारी चीज़ें होती है, उसके बीच कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होता है? फ्रिक्शन लगता है उसमें, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। उसी स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर, ये एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों चाहिए होगी? वही एक्स्ट्रा एनर्जी जो आपको, एक तो है कि उसे मूव करवाते हुए रहने के लिए कम से कम 5 अमाउंट की एनर्जी चाहिए, 5 एम्पीयर की एनर्जी चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में तो ज़्यादा चाहिए होगा ना। तो वही ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कौन करता है? कंडेंसर। कैसे करता है? तो वो शुरू में क्या करता है कंडेंसर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या बोले, स्टोर कर लेता है और अपने पास रखता है। जैसे मान लीजिए 25 एम्पेयर का चाहिए, तो वो 20 एम्पेयर तक का अपने पास स्टोर करके रख लेता है। आप 5 एम्पेयर दिए, स्विच ऑन किए तो 5 एम्पेयर गया। अब वो फैन को कितना चाहिए? 25 एम्पेयर, बस 25 एम्पेयर का वो शॉक क्रिएट कर देगा, ठीक है। और जब वो चल रहा होगा, फिर कंडेंसर का 25 एम्पेयर तो चला गया, फिर से तब तक क्या करेगा? बीच में फिर से वो धीरे धीरे करके अपना अंदर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर रखा होगा जब तक वो वर्किंग में होगा। और जब आप स्विच ऑन कर देते हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर है ऑलरेडी उतना, फिर जैसे स्विच ऑन करते हो वो एक्टिव हो जाता है। इस तरह से कंडेंसर आपका काम करता है, वर्क करता है। समझ पाए सर? कंडेंसर की क्या आवश्यकता थी, ये समझ पाए? बिल्कुल ठीक है। अब इसे साफ करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर आर यूज्ड इन, किसमें ये यूज करता है? पहला, आपको तो पता है कि इसमें क्या करता है कि एक तो है सडन एनर्जी प्रोवाइड करने में, नहीं, यूज्ड इन सडन लार्ज इन टू प्रोवाइड सडन लार्ज करंट कह दो, या आप एनर्जी कह दो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कह सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक तो ये हो गया जो कि प्रॉपर हमारा डिवाइस वर्क कर रहा होता। दूसरा, अगर इसके यूजेज पूछे जाएंगे तो सिग्नल वगैरह होता है ना, आप लोग आगे पढ़ेंगे कैपेसिटर का यूज, जैसे रेडियो में होता है, टीवी सिग्नल होते हैं, टीवी में होता है, सिर्फ इसमें में थोड़े होता है, आपके मोबाइल फ़ोन में यूज होता है, टीवी में होता है, रेडियो में होता है। तो टीवी रेडियो में क्यों होता है? टीवी रेडियो में एक तो काम ये है ही, दूसरा ये होता है कि सिग्नल वगैरह को ना फिल्टर करता है। ये कैसे ये काम करता है, आरसी सर्किट हम लोग पढ़ेंगे जब एसी करंट पढ़ेंगे, उसमें ये कैसे वर्क करता है ये देखोगे। दूसरा ये होता है इन फिल्टरिंग द सिग्नल, फिल्टरिंग द सिग्नल, जो भी सिग्नल होता है उस सिग्नल को फिल्टर करने का काम करती है। दूसरा, ट्यूनिंग ऑफ रेडियो, ये हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि रेडियो को ट्यून कैसे करते हैं, ट्यूनिंग ऑफ रेडियो, रेडियो ट्यूनिंग हम लोगों को पढ़ना है, रेजोनेंस वगैरह पढ़ेंगे हम लोग, तभी ये पढ़ेंगे ट्यूनिंग ऑफ रेडियो। उसके बाद तीसरा, फ्लिकिंग ऑफ चैनल, फ्लिकिंग चैनल होता है, चैनल को चेंज करते हैं हम लोग, ऑन टीवी। ये सब काम भी वही करता है, जब टीवी के रिमोट से हम लोग चैनल वगैरह को चेंज करते हैं, तो यहाँ पे मेन फंक्शन कैपेसिटर का ही होता है, कैपेसिटर ही इस तरह की चीज़ों को परफॉर्म करता है। क्लियर है? ठीक है। अगर एक लाइन में कैपेसिटर को डिफाइन करना हो तो कैसे करें? देखो, कैपेसिटर क्या होता है कि
प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ये क्या है? इट इज बेसिकली, आप ये कह सकते हैं नॉर्मल, बेसिकली इट इज द बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो चार्ज को होल्ड कर पाता है, नहीं, टू होल्ड चार्ज, टू होल्ड चार्ज, होल्ड चार्ज मतलब अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करती है? तो चार्ज के फॉर्म में स्टोर करती है। ये स्टोर किसे करती है? चार्ज को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या चार्ज को स्टोर करती है। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपस में इंटर रिलेटेड है। लेकिन ये बात समझ पाए, कुछ कैपेसिटर कुछ नहीं है, एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। और कौन सी प्रॉपर्टी? टू होल्ड चार्ज, चार्ज को होल्ड करने की प्रॉपर्टी को ही हम लोग कहते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर वर्ड है कैपेसिटी से बना है। कैपेसिटी का मतलब होता है कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज। कैपेसिटर मतलब हो गया कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू होल्ड चार्ज, चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी। सिंपल सी बात है। अब कैपेसिटर के पास क्या होता है? चार्ज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। उसी कैपेसिटी को हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। नहीं, ये क्या होता है? एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड चार्ज कह लो, इलेक्ट्रिकल चार्ज कह लो। चार्ज मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल चार्ज। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह लो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी कैपेसिटी को क्या कहा जाता है? कैपेसिटेंस। किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज को होल्ड करने की एबिलिटी होती है, इसे ही हम लोग कहते हैं उस डिवाइस का, उसका कैपेसिटेंस। देखो, अब ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है? आइए, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, एक कंडक्टर को हमने एक डिवाइस लिया और इस डिवाइस को, जैसे अभी मान लो हमने एक कंडक्टर लिया, ठीक है, और इसे V वोल्ट सप्लाई किए। कितना? V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में सप्लाई कर दिए, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि व्हेन अ कंडक्टर, जब कोई कंडक्टर को इज गिवन कंडक्टर इज गिवन पोटेंशियल V, मान लेते हैं इसको हमने V पोटेंशियल दिया, तो इट स्टोर चार्ज Q, इन्होंने चार्ज Q स्टोर किया। तो देखा ये गया कि अगर आप V पोटेंशियल दोगे तो Q चार्ज स्टोर करेगा। अगर आप पोटेंशियल बढ़ा दोगे तो अमाउंट ऑफ इस चार्ज बढ़ेगा कि घटेगा? बोलो, सिंपल सी बात है। मतलब अगर आप ज़्यादा पोटेंशियल सप्लाई करोगे तो ये समझो कि ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा। या मान लो पोटेंशियल सप्लाई करके आपने हटा दिया, कंडक्टर चार्ज हो गया, तो अगर आप ज़्यादा पोटेंशियल इसे सप्लाई करोगे तो चार्ज भी तो ज़्यादा स्टोर करेगा ये कैपेसिटर। कहने का मतलब मेरा ये है कि इसको ऐसे समझो, रुको, देखो, कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज ये होता है ना, जैसे हमारे पास मान लीजिए कंडक्टर है ये, ठीक है। अब हमने क्या किया, ध्यान देना बाबू, हमने dq चार्ज कहीं से उठा के इसके ऊपर लाया तो कुछ वर्क करना पड़ा, dw वर्क करना पड़ा। अब इसकी वजह से इसमें पोटेंशियल बनेगी,
डी क्यू चार्ज अगर यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, इसके लिए कितना वर्क करना पड़ा है, डी डब्ल्यू इक्वल टू डी क्यू और डी क्यू इंटू वी बना। ये बात समझ में आया। अब क्या होगा, अब इसकी वजह से ध्यान समझिएगा, इसकी वजह से कुछ पोटेंशियल बन चुकी है, और अब अगर हम एक्स्ट्रा चार्ज फिर से ला रहे होंगे, इस पे डी क्यू, तो फिर से क्या होगा, पोटेंशियल वही रहेगा कि बदलेगा इसका, बताइए। क्या आपको उतना ही वर्क करना पड़ेगा, इस चार्ज को बाहर से यहाँ पे लाने में उतना ही वर्क करना पड़ेगा? नहीं, ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। डी डब्ल्यू डैश इक्वल टू डी क्यू, और वोल्टेज कितना रहा, V प्लस डी वी। मान लो थोड़ा चेंज हुआ, नहीं समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अभी मान लीजिए शुरू में कुछ नहीं था, इसके पास कोई चार्ज नहीं था, डी क्यू चार्ज आपने लाया, डी डब्ल्यू वर्क करना पड़ा, डी क्यू इंटू वी। अब तो इसके पास पोटेंशियल हो चुका है, इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस बन चुकी है, पोटेंशियल आ चुकी है। अब अगर आप इसके पास पहले से पोटेंशियल है और फिर से नया चार्ज डी क्यू आप लाना चाहते हैं, तो उस चार्ज को लाने में आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, नहीं, V प्लस डेल वी। कहने का मतलब ये होगा कि आपको जितना ज़्यादा चार्ज लाना होगा, जितना ज़्यादा V होगा, चार्ज स्टोर भी, देखो ना V बढ़ रहा है, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। इस V बढ़ने का ये मतलब हुआ कि चार्ज स्टोर ज़्यादा हो रहा है। आई बात समझ में? मतलब यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो जाती है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ेगा, आप ये समझ लो ना, जिस डिवाइस की वोल्टेज ज़्यादा है उसका Q भी ज़्यादा होगा। V इक्वल टू डब्लू, V इक्वल टू क्या होता है, W बाय, अच्छा इस नहीं, जो पोटेंशियल डिफरेंस वाला तरीका है, नॉर्मल सिंपल सी बात है। ये वाला एक्सपेरिमेंट समझ में आया। चार्ज ला रहे हैं, पोटेंशियल बना। अब अगर एक्स्ट्रा चार्ज और लाओगे तो एक्स्ट्रा चार्ज रखने की वजह से एक्स्ट्रा पोटेंशियल भी तो बना, डीवी। पोटेंशियल बढ़ा मतलब चार्ज स्टोर ज़्यादा हुआ है, पोटेंशियल बढ़ा मतलब चार्ज स्टोर ज़्यादा हुआ है, तो नॉर्मल सी बात हो गई। बाबू, या एक फॉर्मूला आपके पास और है पोटेंशियल का, देखो तो V इक्वल टू के क्यू बाय आर, याद है? के कांस्टेंट, R मतलब उस डिस्टेंस को कांस्टेंट रखोगे, तो यहां से भी ये चीजें सेटिस्फाई हो रही है ना कि V इज प्रोपोर्शनल टू Q। यहां से भी चीजें क्लियर हो रही। मतलब आप ये एक बात याद रख लीजिए शॉर्टकट में, क्या कि जितना ज्यादा V होगा, चार्ज स्टोर उतना ही अधिक होगा, चार्ज स्टोर ही उतना ज्यादा होगा। नॉर्मल सी बात है कि अभी आपने ये सीखा है कि V इज प्रोपोर्शनल टू Q, या इसे ये कह सकते हैं Q इज प्रोपोर्शनल टू V, ये भी तो कहा जा सकता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, तो जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो बदले में कांस्टेंट आता है। यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा यूज करेंगे, C भी, तो Q इक्वल टू C बाय V, मतलब C इक्वल टू Q बाय V। ये C क्या होगा, कांस्टेंट होता है, और इसी कांस्टेंट को कहा जाता है कैपेसिटेंस। C ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को कहा गया यहाँ पे कॉल्ड कैपेसिटेंस, इसी को कैपेसिटेंस कहा जाता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो कैपेसिटेंस है क्योंकि कांस्टेंट है, यहीं पे एक कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा समझिएगा बाबू। कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट ही होता है, कांस्टेंट का मतलब बदलना नहीं। अब तुम बोलोगे सर C बराबर Q बाय V है, इसका मतलब Q ज़्यादा तो C ज़्यादा, V ज़्यादा तो C कम, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ध्यान से समझो, आपको पता है कि V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर से R इक्वल टू V बाय आई होता है। कोई भी कंडक्टर हो, उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस का फॉर्मूला V बाय आई होता है। क्या आप अगर वोल्टेज बढ़ा देते हो तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, तब करंट बढ़ा देते हो या घटा देते हो तो उस डिवाइस का, उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस पे कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं ना पड़ता है। लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन पे, ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है, ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है। तो उसी तरह से कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस चार्ज बढ़ेगा या घटेगा, जिसकी कैपेसिटी जितनी है उतनी ही रहेगी। भाई सिंपल सी बात हो गई कि आपकी कैपेसिटी है 100 रसगुल्ला खाने की, आप चले गए भोज में, 4 रसगुल्ला मिला, 4 रसगुल्ला खाओगे, सिंपल सी बात है। अब
उस भोज में अनलिमिटेड रसगुल्ला था और आपकी कैपेसिटी कितनी है 100 खाने की, तो आप 100 ही खाओगे, 100 से ज़्यादा नहीं खा पाओगे। मतलब अगर आपको रसगुल्ला मिले तब भी आपकी कैपेसिटी 100 ही है, अगर आपको नहीं मिले तब भी आपकी कैपेसिटी 100 ही है। आपकी कैपेसिटी में कोई चेंज सामने वाले रसगुल्ले पे आपकी कैपेसिटी थोड़ी डिपेंड करती है। अगर आपको 4 रसगुल्ला मिला तो ऐसा थोड़ी कि आपकी कैपेसिटी 4 हो गई, आपकी 100 थी 100 ही रहेगी। समझ पा रहे बात को? ठीक था ना एग्जाम्पल रे? मतलब कैपेसिटी, हाँ, अब डिपेंड किस पे करेगा? तो भाई डिपेंड करेगा कंडक्टर की ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगी, कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा, चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी। ये बात समझ पाए हो? नो नहीं। अगर इसको डिफाइन करना हो आपको कि किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होता है, अगर आपको इसको डिफाइन करना हो तो क्या करिएगा? सिंपल सी बात है, आइए डिफाइन करते हैं। आपके पास सी का फॉर्मूला आ गया? नहीं आई बात समझ में? हमने इसको डिफिनेशन कर रहे हैं, सी को डिफाइन कर रहे हैं। इफ मान लेते हैं कि हमने उसको कितना वोल्टेज सप्लाई किया है 1 वोल्ट, 1 वोल्ट सप्लाई किया, क्लियर है? तो 1 वोल्ट सप्लाई करिएगा तो C इक्वल टू कितना होता है Q बाय V, मतलब Q बाय 1, C इक्वल टू Q नहीं हो गया? C इक्वल टू Q नहीं हो गया? यही बना इसका डिफिनेशन। डिफिनेशन ये कहता है कैपेसिटी कुछ नहीं, क्या है? यूनिट पोटेंशियल पे किसी भी कंडक्टर द्वारा होल्ड किया गया चार्ज है। नहीं समझे? इसका मतलब ये हो गया कि सो कैपेसिटी या कैपेसिटेंस एक ही बात है, कैपेसिटी कह दो या हम बार बार कैपेसिटी या कैपेसिटेंस कहेंगे, आपको सेम चीज समझना है। इज दी चार्ज, कैपेसिटी इज दी चार्ज, कैपेसिटी इज दी चार्ज दैट charges the potential by unit volt, that charges the potential at, जब पोटेंशियल बाय यूनिट कह सकते हो, पोटेंशियल बाय यूनिट वोल्ट, पोटेंशियल यूनिट वोल्ट। एक बार समझो फिर से, हम कैपेसिटी को डिफाइन कर रहे हैं। कैपेसिटी क्या होता है? उतना ही चार्ज, किसी भी कंडक्टर की का कैपेसिटेंस उतना चार्ज होता है जितना कि वो यूनिट वोल्ट पे स्टोर करता है। यूनिट वोल्ट पे जितना चार्ज स्टोर करेगा ना, वही उसकी क्या कहलाएगी? कैपेसिटेंस कहलाएगी। आई बात समझ में? क्लियर है ये वाली पॉइंट? 2-3 एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड ले लेते हैं। एक तो सिंबल इसका कैपिटल सी यूज करेंगे हम लोग। क्वांटिटी कैसी होगी? स्केलर। ध्यान में रखिएगा कि ये कभी नेगेटिव यूज नहीं करेंगे, कैपेसिटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक, एसआई यूनिट जनरली यूज किया जाता है। एसआई यूनिट क्या होता है इसका? फराड। एसआई सिस्टम में एसआई यूनिट इसका फराड हो गया, जो कि बड़ा यूनिट है। जनरली जो प्रैक्टिकल यूनिट होते हैं वो कैपेसिटी छोटी छोटी होती है, जैसे माइक्रोफराड 10⁻⁻⁶, पिको फराड या डबल माइक्रोफराड भी कह सकते हैं। पिको मतलब हो गया आपका 10⁻⁻12। ऐसे कुछ प्रैक्टिकल यूनिट यूज किए गए हैं। डायमेंशन यहाँ पे पूछा जाता है, तो इसका डायमेंशन कैसे निकालोगे? डायमेंशन के लिए आपको पता है कि Q बाय V यूज करिए। Q क्या है? चार्ज, चार्ज का होता है AT और V का वोल्ट। वोल्ट का डायमेंशन, वोल्ट मतलब हो गया कि वर्क डन चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज V बाय Q। इस हिसाब से चार्ज का ऐसे पावर 2 हो जाएगा। ये होता है वर्क डन बाय चार्ज, और AT ऊपर चला जाएगा चार्ज का Q, AT आ जाएगा, और वर्क डन का होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, MLT-2 ML2T-2 होता है। इस हिसाब से इसका डायमेंशन क्या बन गया? देखो तो M-1 L-1 T, देखो ऊपर 2 तो 4 हो जाएगा ना, और A 2, ये बन जाएगा इसका डायमेंशन। क्लियर है? डायमेंशन पूछा जाता है इसका, याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात 2-3 और कर लेते हैं कि किस फैक्टर पे ये डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड नहीं करती है और किस पे डिपेंड करती है। ये दो इंपॉर्टेंट बात, इसको आइए नोट कर लें। देखो ये बात याद रखिएगा, द फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस
किस पे डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करती है? तो भाई किस पे डिपेंड करेगी? एक शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर या ज्योमेट्री कह सकते हैं। पहला ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर। अब ज्योमेट्री में क्या यूज करेंगे? शेप एंड साइज। शेप एंड साइज पे डिपेंड करेगी पहले। दूसरा देखो इसके आसपास का सराउंडिंग कैसा है, इस बात पे डिपेंड करेगा, मतलब मटेरियल पे डिपेंड करेगी। प्रॉपर्टी ऑफ सराउंडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ सराउंडिंग्स ऑफ मीडियम। आइए ये बात को भी हम समझा देंगे आपको कि देखो कैपेसिटर के अंदर के आसपास जब कैपेसिटर डिजाइन करेंगे ना, उसके आसपास हम लोग मीडियम डालेंगे, उस मीडियम पे डिपेंड करेगा। कैपेसिटर के अंदर जो इंसुलेटिंग मीडियम होगा, एयर यूज करेंगे, पेपर यूज करेंगे, ग्लास यूज करेंगे। उसके अंदर कैपेसिटर को जब डिजाइन किया जाएगा तो ग्लास यूज किया है, मिका सीट यूज हुआ है, या वाटर यूज हुआ है, या कंडक्टर यूज हुआ है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, इस बात पे डिपेंड करेगी। और इसी को आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी डाइलेक्ट्रिक या प्रॉपर्टी ऑफ एनी, एक सेकंड बाबू, हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ डाइलेक्ट्रिक कह सकते हो, या इसी डाइलेक्ट्रिक को हम लोग बताए थे ना कि इसको इंसुलेटर कहते हैं, नहीं इंसुलेटर या इंसुलेटिंग मीडियम। नहीं, उसके अंदर हमने कौन से मटेरियल डाल रखे हैं कैपेसिटर को डिजाइन करने वक्त, उस पर डिपेंड करेगा। ये 2-3 ऐसे फैक्टर हैं जिसपे किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड नहीं करती है? किस पे डिपेंड नहीं करती है? डज नॉट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करती है? पहला चार्ज, नहीं चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है, पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती है, चार्ज। दूसरा पोटेंशियल, जो प्रोवाइडेड पोटेंशियल है उस पे भी ये डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट होती है। 2 फैक्टर हो गए, 2 बातें हो गई जिस पे डिपेंड करेगी। तो किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस डिपेंड करता है उसकी ज्योमेट्री पे, उसके आसपास के सराउंडिंग कैसे है, सराउंडिंग मटेरियल कौन सा है उस पर डिपेंड करेगा, और उसके अंदर जो इंसर्टेड मीडियम है, इंसर्टेड इंसुलेशन है, इंसुलेटिंग मीडियम है, इस पे डिपेंड करेगा, मतलब उसे किस डाइलेक्ट्रिक से बनाया गया है इस बात पे डिपेंड करेगा। हम लोग देखेंगे शेप साइज पे कैसे डिपेंड करेगा, स्फेरिकल होगा, सिलेंड्रिकल होगा, ये सब अलग अलग कैपेसिटर की वजह से कैपेसिटी अलग अलग होती है। ये बातें हो गई। कुछ बातें और नोट करके लिखी लिया करिए आप, कुछ बात और एक नोट करके लिख लिया करिए जो आपको ऑब्जेक्टिव में कभी कभी हेल्प करेगी। क्या? देखो पहली बात कि कैपेसिटी ऑफ अर्थ कंडक्टर, जो अर्थ कंडक्टर है, इस अर्थ कंडक्टर की कैपेसिटी कितनी होती है? कोई बताओगे? इनफाइनाइट। बोलो क्यों? देखो समझो यहाँ पे कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? Q/V, और आपको पता है कि अर्थ कंडक्टर का V कितना होता है? 0। तो बताइए Q/0 मतलब इन्फिनिटी हुआ, यानी अर्थ कंडक्टर या अर्थ लाइक कंडक्टर की कैपेसिटी क्या होती है? इन्फिनाइट। अर्थ कंडक्टर हो या अर्थ लाइक कंडक्टर होगा, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? समझ पाए बात को? अर्थ कंडक्टर हो या अर्थ लाइक कंडक्टर हो, या अर्थ लाइक का मतलब होता है लार्ज कंडक्टर। नहीं, अगर लार्ज कंडक्टर होगा तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? तो इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा इनफाइनाइट। ये बात ध्यान में रखिएगा, काफ़ी यूजफुल बात है, जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। कोई भी अर्थ कंडक्टर हो या अर्थ के साइज का या बहुत ही बड़ा कंडक्टर होगा, उसकी कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होगी। समझ पाए बात को? आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे कल डेरिवेशन के साथ, कैपेसिटेंस का ओरिजिनल एक्सप्रेशन के साथ, जिसको हम लोगों को मेनली करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।